पता नहीं क्या बोल रहा है यार, मैं अपनी दुनिया में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हम लेते हैं चचा प्रॉब्लम सम्स। लास्ट फ्यू क्लासेस बहुत थ्योरी हुआ, कुछ ज़्यादा थ्योरी हुआ है। ठीक है, अब हमसे नहीं सहा जा रहा है कि हम प्रॉब्लम सम्स लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। ओके, ओहो, तो पहला प्रॉब्लम, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, थोड़ा बहुत देखिए ना, जस्ट वार्म अप करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम ये दिया हुआ है चचा, फॉलो करो, फटाफट करना। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम्स लगे ग्राफ के ऊपर एज वेल एज लाइक इन जनरल। तो एक प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि सर एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, सिलिंड्रिकल ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसका एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्वियसली, ठीक है, एंड इट इज फिटेड विद टू एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। ओ माय गुडनेस, ठीक है, यहाँ पे दो पिस्टन है, एक ये और एक ये। These two pistons they are air tight, बोलने का मतलब अंदर का गैस बाहर नहीं जाएगा, बाहर का गैस अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू पिस्टन्स, टू फ्रिक्शनलेस, भाई क्वेश्चन कॉपी करते रहना मेरे साथ साथ, एयर टाइट पिस्टन्स, ठीक है, दो आपको फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन्स दिए हुए हैं, ठीक है। द पिस्टन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ मेटेलिक वायर, ठीक है, ये बीच में एक मेटेलिक वायर है, तो मैं लिख देता हूँ टू फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन्स इंटरकनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, इंटरकनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर, वो पूरा टाइट है तो लूज नहीं है। अब बोला है इनिशियली द गैस प्रेशर इज पी नॉट, अंदर में यहाँ पे गैस है, अंदर में यहाँ पे गैस है, गैस का प्रेशर है पी नॉट, ठीक है, एंड टेम्परेचर है चचा इनका टी नॉट, अंदर में जो गैस है इट इज मेंटेन है टेम्परेचर टी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पी नॉट है। वाओ, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब पूछा है, अब बोला है इफ टेम्परेचर ऑफ गैस, अंदर में जो गैस है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस is increased to 2 T naught, ठीक है, find tension in the wire, find tension in wire, वायर में टेंशन कितना होगा, ठीक है, निकालो सर, फटाफट निकालो, इजी प्रॉब्लम है एकदम, दूध भात प्रॉब्लम है, ठीक है, एकदम इजी, तो इससे इजी प्रॉब्लम क्या ही बताओ। आपको बोला है अंदर का गैस, और ये एयर टाइट है तो मतलब कोई गैस बाहर निकल नहीं सकता, कोई गैस अंदर आ नहीं सकता, इन अदर वर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वो जो गैस है बिटवीन द पिस्टन्स उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इक्वल्स टू nRT, सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो अगर टेम्परेचर को डबल करोगे देयरफॉर फाइनल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, 2P0। तो इन द फाइनल स्टेट में जब आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया, ठीक है, सिचुएशन वहाँ वैसे का वैसे ही रहेगा, इट वोंट लाइक स्टार्ट मूविंग और इट वोंट लाइक अंडरगो एक्सपेंशन, क्योंकि मेटेलिक वायर पकड़ के रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट ये मेटेलिक वायर मेंटेन कर रहा है, तो फाइनली जब टेम्परेचर डबल होगा प्रेशर भी डबल हो गया। अब प्रेशर डबल हो गया तो बेसिकली अब क्या करो, चुपचाप उस पिस्टन का किसी दोनों में से किसी एक पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम करो। मैं राइट वाले पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ, इस राइट पिस्टन, उसका फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो क्या आएगा, बाहर से प्रेशर फोर्स विच विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, अंदर से प्रेशर फोर्स विच विल बी गैस प्रेशर इनटू एरिया, एंड इधर टेंशन फोर्स। बस द एंटायर सिस्टम इज ऑब्वियसली एट रेस्ट, हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा, फ्रिक्शनलेस है, कीप इन माइंड। तो इट इज पॉसिबल टू मूव, लेकिन ये मूव करेगा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इधर से भी पी नॉट है, इधर से भी पी नॉट है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, सो ओवरऑल कोई मोशन होगा नहीं, अगर ओवरऑल कोई मोशन नहीं हुआ देयरफॉर नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो, तो वहां से निकाल लो बेसिक बच्चों की तरह, कितना है टी प्लस पी नॉट है इक्वल्स टू पी एफ है, और पी एफ है कितना है 2P0 है, तो आ गया, यस, जिन लोगों ने निकाला है तुम सही निकाला, 2P0 है माइनस P0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंशन फोर्स विद इन द मेटेलिक वायर, कि कैपिटल टी ना टेंशन है और ये टी टेम्परेचर है, मैं इसको टी ई लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन लगेगा, यस, ओके। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको बोला है कि सर देयर इज अ पीवी ग्राफ, सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स
सर्टेन नंबर ऑफ गैस, मतलब सर्टेन गैस अंडरगोज द प्रोसेस जिसका पीवी ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ कैसा है फॉलो करना, ठीक है। इट्स ए 3 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। वैल्यू डेटा थोड़ा अपने से ले रहा हूँ। इट अंडरगोज द प्रोसेस जिसके लिए पीवी ग्राफ लुक्स समवॉट लाइक दिस। अदर चलो विभू, माइक ऑन हो गया तुम्हारा, क्या काट के छोड़ दिया तुम? विभू तुम क्लास करते करते क्या कर रहा है? माँ डिस्टर्ब कर, अरे यार कुछ ऐसा रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात, कूल है। सो यू हैव 3 moles of helium gas which undergoes a cyclic process like this। cyclic process का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया एंड यू कम बैक टू द सेम पॉइंट। 3 moles of helium gas undergoes a cyclic process, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चक्का दिखेगा, ग्राफ चक्का नहीं दिखेगा, बस यू स्टार्ट फ्रॉम सम स्टेट, लेट्स से यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्टेट ए, ठीक है, यू वेंट टू स्टेट बी, वेंट टू स्टेट सी एंड बैक टू स्टेट ए। दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, कुछ कुछ चीज आपको पूछा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, पूछा हुआ है कि प्लॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टीवी ग्राफ, ठीक है, टीवी ग्राफ प्लॉट करो, टीवी ग्राफ, ओके। इसका उल्टा भी रहता है कि तुमको कुछ और एक ग्राफ दे देंगे, तुमको बोलेंगे पीवी ग्राफ करो, ठीक है। तो एक ये चीज देख लेते हैं बस इस प्रॉब्लम के थ्रू कि कभी भी अगर हमको ग्राफ कन्वर्शन करना पड़े तो व्हाट इज द मिनिमम थिंग दैट यू शुड डू, ठीक है, ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग टीवी ग्राफ, टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करना। सेकेंड, you need to calculate heat exchange, the internal energy change, the work done in each process, and इसके through third part we'll talk about calculating the efficiency of cycle, ठीक है। एफिशिएंसी अगर नहीं भी पता डजंट मैटर, जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे उसके थ्रू मैं समझा दूंगा, ठीक है। बट मैंने दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली क्या बताऊं, लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हीट इंजन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें कोई हीट इंजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अब मत बोलना सर हमें तो पूरी कुछ लगेगा ही नहीं यार, ठीक है। नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस ले रहे हैं हम लोग, और बाद में जो डिस्कस करना होगा करेंगे। हाँ, और क्या क्या वैल्यूज लग सकता है तुमको, दिस में भी नेसेसरी लगेगा तो यूज कर लेना। CV इज इक्वल्स टू CV फॉर हीलियम इट इज इक्वल्स टू 3R/2, ठीक है। एंड CP लास्ट क्लास डिराइव किए थे, CV प्लस R इक्वल्स टू CV, तो वो आएगा 5R/2। तो कभी अगर जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दिस वैल्यूज, ठीक है। तो बस ये डेटा दिया हुआ है, देखो जब भी आपको प्रॉब्लम्स में ग्राफ के ऊपर कुछ देते हैं, मतलब आपको सपोज पीवी दिया हुआ है, टीवी पूछा है, या आपको टीवी दिया हुआ है, पीवी पूछा है, इंटर कन्वर्शन करने के लिए यू विल नीड ओनली वन थिंग विच इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एंड ज्योमेट्री, ठीक है। क्लास 10-11 का जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स एंड पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इन्हीं दोनों चीज को यूज करके यू हैव टू इंटर कन्वर्ट वन ग्राफ टू अदर। मतलब पीवी में जो ग्राफ, जो प्रोसेस, जो जो भी आपका प्रोसेसेस दिए हुए हैं, पीवी के अंडर उनका कैसा ग्राफ है एंड टीवी में कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, वो समझने के लिए हम लोग को वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। दीज आर टू थिंग्स। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ हर एक प्रोसेस को एक एक करके रिकॉग्नाइज करो। सीए का प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा? सीए में बेसिकली वेलोसिटी बोल रहे हो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है
ठीक है। तो टीवी ग्राफ में वी को कांस्टेंट ही दिखाना पड़ेगा हमको, कुछ और ऑप्शन नहीं है। बीसी बीसी वाले प्रोसेस में पी कांस्टेंट है। अच्छा, पी अगर कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, मतलब वी तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम लोग का इक्वेशन कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो अगर पी कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आएगा, मतलब द इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्मेट y इक्वल्स टू mx, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इन द सेंस ऑफ vt। अगर vt का ग्राफ करते हो तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड देन ए बी, अब ये मेन पार्ट, ठीक है। ए बी का जो ग्राफ है, इन पीवी ग्राफ इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सो ऑब्वियसली इसका फॉर्मेट होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट p इक्वल्स टू सम स्लोप, ठीक है। स्लोप यहीं से निकाल सकते हो आप, ठीक है। मैं फटाफट कैलकुलेशंस करता हूँ। स्लोप कितना आएगा, ठीक है, tan थीटा करते हैं ना हम लोग, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप दैट विल बी, ये गैप होगा 3p0 एंड दिस विल बी 2v0, तो 3p0 लेकिन नेगेटिव। इतने दिन में होपफुली ये सब स्लोप फ्लोप सबको पता है, ठीक है। ये ऑप्टिक्स एंगल में आएगा ना, ठीक है। तो हम लोग अगर इस ट्रायंगल को लेके, ये थीटा को लेके स्लोप निकालते हैं तो माइनस tan थीटा करना है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू p इक्वल्स टू, ये स्लोप हो m x के नाम पे v प्लस c मतलब y इंटरसेप्ट। तो भाई अब y इंटरसेप्ट चाहो तो y इंटरसेप्ट वुड बी दिस, तो अब ज्योमेट्री से ही निकाल सकते हैं हम लोग, या बेटर स्टिल आप लोग वो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन में पुट करके वहां से भी निकाल सकते हो। तो हम सोच रहे हैं क्या होगा बेस्ट होगा, काहे इतना खटे, वो ये क्वेश्चन से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं बस यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि इन पीवी के टर्म से इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट y इक्वल्स टू mx प्लस c। हमको उसको एक्चुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर टीवी के फॉर्मेट में, ठीक है। ये थोड़ा काम का चीज़ है, काम का आराम से टाइम लेके कर ही लेते हैं। तो पीवी के टर्म्स में कर ही लेते हैं, कितना आएगा, ठीक है। तो जो करते हैं हम लोग जिस तरह से, किसी एक पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, बी को लेते हैं, तो p माइनस पी नॉट बाई वी माइनस 3v0 इक्वल्स टू 4p0 माइनस p0, मतलब दिस माइनस दिस कोऑर्डिनेट्स एंड v0 माइनस 3v0, ठीक है। इसको रीअरेंज करो तो डायरेक्टली आपको p एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मिल जा रहा है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा खटनी का है, ये आपका वही आएगा -3p0/2v0, ठीक है। कैलकुलेशंस क्या ही बताऊं, चेक करते ही रहना, ठीक है। तो यहाँ से p का इक्वेशन थोड़ा मैंने इतना मिनिमम मैथ्स करना पड़ेगा, कांट हेल्प इट, क्या करें। तो p इक्वल्स टू दिस विल बी, ये v0 गया तो लाइक 9/2v0, 9p0/2 प्लस p0, तो 9/2 प्लस 1, हाँ। इसका इक्वेशन जो भी होगा वो इस स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट का होगा ना, उतना तो क्लियर है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे भी निकालो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उस फॉर्मेट से भी निकालते हैं ना हम लोग, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप क्या बोलते हैं इसको, किस फॉर्मेट में बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक है, मतलब क्लियर याद आया ना, समझ में आया, तो मैं वो लगा दी हूँ, ठीक है। मैंने ये सब पढ़े हो ना तुम लोग, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन ऐसे निकालते हैं, हाँ बस बस बस, ठीक है। कोई भी कुछ भी एक मैथ्स करो, कुछ भी एक मैथ्स करके लगाओ। मैं एक्चुअली पहले सोचा कि डायरेक्टली ज्योमेट्री से सी निकालते हैं, फिर ज्योमेट्री लगाना पड़ता है, उसमें भी खटना ही पड़ता है। तो मैं सोचा कि क्या ही करें, इससे लगा स्लोप यहाँ पे यूज करना ही पड़ता है। ये सबको क्लियर है ना, तब क्या किए, जो भी बोलते हैं इंक्लाइन फॉर्म वो मैं लगा लिया हूँ। मतलब बेसिकली तुमको पी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालना है इसके लिए। अब वो तुम कैसे भी निकालो, तुमको इतना पता है कि इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है तुमको। ए का कोऑर्डिनेट कितना, 4p0 v0, बी का है p0 3v0, कोऑर्डिनेट्स पता है एंड पॉइंट्स के। अब स्ट्रेट लाइन तुम कैसे भी निकालो इक्वेशन, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। ओके, तो मैं ये फॉर्मेट यूज किया, आप कोई और फॉर्मेट यूज कर सकते हो, आप ज्योमेट्री, कौन सा এখানে এটা ব্র্যাকেট ওপেন করলে আই থিঙ্ক
यहाँ पे नहीं वी नॉट नहीं, वो 339 आएगा ना एक, तो 9/2 पी नॉट हुआ, और इधर में एक पी नॉट है वो इधर आएगा, तो 9/2 + 1 11/2। मैं स्टेप जंप मारा हूँ थोड़ा, ठीक है, देखो जरा, दिस इज P इक्वल्स टू दिस मच वॉल्यूम प्लस C, मतलब ये C का रोल प्ले कर रहा है, ये M है, ये X है, ये Y है, Y इक्वल्स टू MX + C फॉर्मेट का है, ठीक है। मतलब मैं इसी चीज को उस समय बोल रहा था कि यू हैव टू अप्लाई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मैथ्स आपको हल्का फुल्का इतना मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा क्लास 10 लेवल का, ठीक है, क्लास 11-10 लेवल का, अप्लाई करके यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इनफैक्ट ये जो निकाले, इसको हम लोग लास्ट क्लास, इसी को हम लोग नाम दे रहे थे, इफ यू रिकॉल, इसी को हम लोग बोले थे प्रोसेस इक्वेशन। किसी भी प्रोसेस के लिए फाइंड P एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, सो फॉर द प्रोसेस AB आई एम एबल टू फाइंड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस के लिए मैं पीवी के टर्म से मुझे इक्वेशंस पता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। सब लोग देख लो, किसी को डाउट है फाइनली पूछ लो कि मैं पीवी ग्राफ जब कर रहा हूं तो तीनों के लिए कुछ ना कुछ मिल गया, मुझे अब टीवी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने पूरा मैथ्स यूज किया, ज्योमेट्री यूज किया, जो दिया हुआ है उसी को यूज करके इक्वेशंस निकाले। अब मुझे यूज करना है पीवी कॉस टू एनआरटी हर जगह, हर प्रोसेस के लिए पीवी कॉस टू एनआरटी, वो गैस का बिहेवियर है, वो अप्लाई करेंगे तो मुझे टीवी का इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशंस मिल गए तो अगेन आई कैन प्लॉट इट, ठीक है। तो आई वांट द प्लॉट्स टू बी एग्जैक्ट, इसलिए मैं इतना इक्वेशंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ये सब मिटाता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, ये मिटाने दो, तो दिमाग में रखना कि 3 मोल्स है, हाँ, कि अगर मैं टीवी का ग्राफ करूं, अच्छा तुम लोग भी यहाँ पे कॉपी मत कर लेना, ठीक है। हो सकता है ग्राफ को थोड़ा साइड में हटाना पड़े, तो मैं बाद में हटा दूंगा, अभी ऐसे ही बात करो टीवी ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं किससे, सीए से स्टार्ट करते हैं। सी वाला ग्राफ ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। सीए वाले ग्राफ में वैसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्टिकल ग्राफ होगा। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऑब्वियसली प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर अगर 4 टाइम्स इंक्रीज किया, टेम्परेचर भी 4 टाइम्स इंक्रीज किया होगा, ठीक है। तो जो सीए के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे जो ग्राफ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ग्राफ यहाँ पे भी देखेंगे, वो भी वर्टिकल लाइन होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम टी नॉट टू सम 4 टी नॉट। ऑब्वियसली ये नहीं कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ठीक है, यू मे बी यूजिंग अ डिफरेंट स्केल, स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ इतना क्लियर है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर 4 टाइम्स हुआ तो टेम्परेचर भी 4 टाइम्स, C2A। फिर B2C, B2C कैसा होगा, ये इंटरेस्टिंग है। B2C के लिए जो ग्राफ था, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब टीवी ग्राफ में इट शुड लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ, इट शुड लुक लाइक दिस, ठीक है। बी में भी यहाँ पे कहीं पे, मुझे नहीं पता बी कहाँ पे, ठीक है, बट बी विल कॉरस्पॉन्ड टू 3V0, इतना क्लियर है। तो ये पॉइंट अगर V0 है, बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 3V0, ठीक है। तो B2C वाला ग्राफ विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझो, जो ग्राफ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था आइसोबैरिक प्रोसेस पीवी के ग्राफ में, टीवी ग्राफ में इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो B2C देन C2A। अब A to B का ग्राफ कैसा है, बीच में क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे, नहीं ऑब्वियसली नहीं, उसके लिए थोड़ा डिटेल्स में अब देखो, अभी क्वेश्चन में आओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अब देखते हैं नाउ ए बी के लिए डिटेल्स में देखते हैं। ए बी के लिए इक्वेशन आया था हम लोग का पीवी के टर्म्स में ये, ठीक है। तो यूजिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट प्रोसेस ए बी के लिए एलिमिनेट पी, कैसे एलिमिनेट करेंगे, यूजिंग द फॉर्मेट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है, इसको यूज करेंगे। तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, P इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी, तो बाप रे एन कितना था, 3 दिया हुआ था, तो 3RT बाई वी, ये हो गया P के जगह पे। तो ग्रीन में ये जो इक्वेशन लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूं, हाँ, तो P के जगह पे 3RT बाई वी इक्वल्स टू 11/2 P0,
ये बेसिकली कांस्टेंट है पूरा चीज, ठीक है। माइनस 3p0 बाई 2v0 इंटू वी, 3p0 बाई 2v0 इंटू वी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज मार देते हैं, सुंदर से सजा देते हैं। इसको रीअरेंज करोगे यू विल ऑब्टेन v स्क्वायर। नोटिस करो सम 3r, या मैं क्या करता हूँ 3r से डिवाइड भी कर देता हूँ। सो t इक्वल्स टू 11p0 बाई 3r, 3 इंटू 2 6r हो जाएगा। 11p0 बाई 6r v माइनस p0 बाई 2v0r, ठीक है। 3 3 कटेगा, 3r से डिवाइड करेंगे, p0 बाई 2v0r v स्क्वायर। मतलब योर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्मेट y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। ये इक्वेशन किस चीज का ग्राफ दिखाता है? पैराबोला का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स ए बी जो प्रोसेस है, ए बी प्रोसेस, इट विल लुक लाइक अ पैराबोला, ठीक है। वो पैराबोलिक पूरा पैराबोला नहीं बनेगा, इट विल बी पोर्शन ऑफ अ पैराबोला। कितना इंटरेस्टिंग सोचो, ठीक है। तो एक्चुअली इससे आपको पता चला कि बीच में को पैराबोला दिखेगा, ठीक है। तो मे बी कि हमारा जो एक्चुअल पैराबोला है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। हमको पूरा पैराबोला नहीं, पैराबोला का एक पोर्शन दिखेगा, मतलब ए टू बी। हमारा जो पैराबोला होता है मोस्टली ए से गुजर के बी से गुजर के ऐसा बनता। दिस वुड हैव बीन माय पैराबोला मे बी। हाँ, डिटेल्स में तुम एग्जैक्टली अच्छे से निकाल सकते हो अगर तुम मतलब पूरा रूट्स निकाल के एकदम मेहनत करके निकाले, तो टी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम तुमको मिला हुआ है, तो तुम एग्जैक्टली वो पैराबोला प्लॉट कर पाओगे। तो देखोगे ए एंड बी से वो पैराबोला पास करें। तो आई डोंट नीड द एंटायर पैराबोलिक कर्व, आई जस्ट नीड द पोर्शन, ठीक है। तो ए टू बी एक्चुअली वो जो पोर्शन होगा मे बी इट वुड लुक समवॉट लाइक दिस। आउच, ओ भाई स्मूथली, हाँ ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये हुआ ग्राफ, कर्व है पूरा, ठीक है। ये हुआ पैराबोला। तो एक्चुअली द प्रोसेस ए बी विच इज अ स्ट्रेट लाइन इन पीवी ग्राफ, it appears like this. It appears as part of a parabola in AB graph, TV graph. क्या? अरे वो तो हम लोग यहीं से कंक्लूड कर पा रहे हैं ना, मतलब इस तरह से कि सर ए का जो टेम्परेचर है, मतलब तुम यहाँ से देख के बोल सकते हो कि सर ए का टेम्परेचर एंड बी का टेम्परेचर, उनके बीच में ही तो ग्राफ होगा ना, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स है इनसे निकाल सकते हो कि सर इन यहाँ पे जो भी आएंगे रूट्स रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे। मतलब अगर तुमको ऐसा लगता कि सर एमनी होते पारे ना पैराबोलाटा, তাহলে তো इमेजिनरी रूट्स हो तो रियल रूट्स আসতো ना, ठीक ना। वो सब रूट्स वूट्स के बारे में पता है ना सब, ठीक है। पैराबोला ऐसा हुआ तो इमेजिनरी रूट्स, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स नहीं, यहाँ पे रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। वही मैं बोला कि पैराबोला के से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, जो मैंने ग्राफ के टाइम से मैंने किया है, वो सब चाहो तो अप्लाई करो, वो अप्लाई करके करो, ठीक है। मैं मुझे पता है तो मैंने जल्दी से कर दिया, लेकिन तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी ये सब पढ़ते हो तो मैथ्स में डिटेल्स में, ठीक है। तो वहां से ही तो तुम लोग बोल सकते हो, लेकिन स्टिल अगर डिटेल्स में बताना है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राफ में एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया, कि एक बार पता चल गया कि पैराबोला बनेगा, पैराबोला कैसा बनेगा, किस तरह का पैराबोला होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग या अपवर्ड ओपनिंग, आप बहुत सारे उसमें आइडियाज लगा सकते हो, कोएफिशिएंट देख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है, वो सब लगा सकते हो। या सिंपल मैं जो करता हूँ, रूट्स निकाल लो पहले, ठीक है। मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले उसका रूट्स निकाल लो। रूट्स का मतलब क्या होता है, वाई को जीरो का, वाई जीरो कहाँ पे हो रहा है, मतलब टी जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो टी अगर जीरो करके देखते हो तो वी के वैल्यूज जो आएंगे वही रूट्स आएंगे, एक्स के वैल्यूज जो आते हैं व्हेन वाई बिकम जीरो दैट इज आवर रूट्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वी के वैल्यूज निकालना है व्हेन टी बिकम जीरो, ठीक है। मतलब टी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी जीरो नहीं हुआ, ये बस मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू जीरो कर लो, तो यहाँ से वी के रूट्स क्या क्या आएंगे, देखो वी का एक रूट आएगा जीरो आएगा, ठीक है। और वी का दूसरा रूट आएगा, मतलब कॉमन लेके इस तरह सॉल्व करके देखो, आएगा दूसरा आएगा आपका गया 333, नहीं 33 नहीं 23, 11 पी नॉट, पी नॉट नहीं 11 वी नॉट बाई 3, ये आएगा। ये दोनों रूट्स आएंगे, चेक करो, ठीक है। इस इक्वेशन को अब मतलब इतना मैथ सब कर लो यार, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो करना है बस टी को,
जीरो करके यहाँ से v के वैल्यूज निकालना। तो एक v का वैल्यू 0 आएगा और एक आएगा सिंपली वो डिवाइड कर लेना दिस कोएफिशिएंट बाय दिस, ठीक है। तो v नॉट, हाँ 2v0, तो 11 v नॉट बाई 3, आर कट गया, p नॉट कट गया, ये आएगा। दीज आर टू वैल्यूज। तो माने दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट 0 ही आ रहा है, मतलब ये जो पैराबोला है इसको अगर एक्सटेंड करो इट विल एक्चुअली पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। एंड दूसरा रूट है, वो रूट एक्चुअली यहाँ से पास करेगा 11/3। 11/3 कितना आता है, 3 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब 4 से कम आएगा थोड़ा सा, 3.9 में भी, ठीक है। तो 3.9 v नॉट, ठीक है। तो दो रूट्स हैं, एक 11/3 और एक 0, तो वहां से पार्ट पास कर रहा था, तो तुमको पता चल गया कि दो रियल रूट्स हैं, ठीक है। और ग्राफ बीच में यहाँ पे कहीं मैंने पॉजिटिव साइड में, तो ऑब्वियसली ग्राफ शुड बी लाइक दिस, डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है। तो यूजिंग बेसिक मैथ्स एंड ग्राफ थ्योरी, जो भी आप लोग पढ़े हो, मैथ्स जो भी आप पढ़े हो, वो बेसिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगा के यू कैन एक्चुअली फाइंड द नेचर ऑफ पैराबोला एज वेल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग ही होगा, अपवर्ड नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है ना। क्या 3 आएगा ना, 3/11, 3/11 वी नॉट तो नहीं आएगा, 3v0 आगे रूट की गुण होते हुए, ठीक है। 3/11 वी नॉट अगर ऐसा आता है तो दिस विल बी लाइक लेस देन 1 ना, तो दोनों रूट्स इधर ही आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। ठीक से करके देखो ना, 11 p0 बाई 6r v माइनस p0 v स्क्वायर बाई 2r v नॉट इक्वल्स टू 0। तो v कॉमन नहीं है ना, ठीक है, तो v कॉमन ले लिया, ये आया, ठीक है। ये भी करेंगे, तो v इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 करेगा, तो v कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये मैंने वो होता है ना जैसा बच्चों ये वाला, कोई नहीं कोई नहीं, बस गेट दिस ओवर विथ। हाँ, और तो मैंने टीवी ग्राफ कन्वर्ट कर लिया, बाप रे बाप। हाँ बोलो बोलो एकदम। हम्म हम्म। क्या हम्म। ज्यादा टेम्परेचर आएगा। एकदम ऐसा बोल सकते हो। एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज है, मैं सब में अब बोलने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास यही डिस्कस किए थे टेम्परेचर के लिए, याद है सबको, आइसोथर्म वाला, चलो बता ही दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास यही हम लोग डिस्कस किए थे कि ए टू बी, अगर इस प्रोसेस में मैं पूछूं हाउ डज टेम्परेचर वेरी, तो आंसर क्या होता है इसका, याद है। ए टू बी जब जाते हो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या होता है। तो याद करना, फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स यूज किए थे। हाँ, तो नोटिस करो वही बिहेवियर है, ए टू बी एक्चुअली टेम्परेचर पहले इंक्रीज कर रहा है, बीच में कहीं पे मैक्सिमम होकर फिर डिक्रीज कर रहा है, देख रहा है। तो जो थियोरेटिकली चीज पढ़ा दिया गया है उसको यूज करके एक्चुअली बहुत कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आइसोथर्म का पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, उसी से निकाल सकते हो। उससे करने जाओगे तो आपको थोड़ा मैंने मैथ्स भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लॉजिक से डायरेक्टली बोल पाओगे कि हाँ ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है। तो जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है, लर्न टू यूज ऑल ऑफ देम। मैं मेरा बेसिकली आज को मेन फोकस है ये मैथमेटिकल अप्रोच दिखाना है, इसलिए मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार लास्ट क्लास जाके देखना क्या आइसोथर्म वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया था, फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स। तो वो देख के भी आप इजीली, मतलब वो कॉन्सेप्ट यूज करके इजीली आप बोल सकते हो कि बीच में ग्राफ कैसा होगा, मतलब किस तरह का पैराबोला होगा, ठीक है। तो उसमें मैथ्स भी नहीं करना है, बस लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो एनीवेज, ये पहला पार्ट मेरा खत्म हुआ, ठीक है, कि आई एम एबल टू कन्वर्ट अ पीवी ग्राफ इनटू टीवी ग्राफ। आप इसका उल्टा भी दे सकते हैं, आपको टीवी दे दिया, पीवी के बारे में पूछा, तो कीप इन माइंड इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, किसी भी और दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ पूछेंगे। ये स्कूल लेवल पे ही आता है, लेकिन थोड़ा इजी आता है जनरली स्कूल पे, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। अब इसका जो सेकंड टाइप था उसमें आता है, सेकंड टाइप में हमको टीवी ग्राफ लगेगा नहीं, सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पीवी ग्राफ ही लगेगा। हमको सेकंड क्वेश्चन में पूछा है क्यू, डेल्यू एंड डब्ल्यू के वैल्यूज निकालो फॉर ईच प्रोसेस, बेसिकली टेबल बनाना है, ठीक है। और वहां से फिर हम लोग एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो फटाफट करते हैं,
द सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम रादर। ओके, तो ये खत्म है। वो मैं भी सोच रहा हूँ, होगा सब होगा। हाँ, तो द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंडिंग Q, W एंड W इन ईच प्रोसेस। तो इसके लिए क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट लॉ, ठीक है, एंड जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है प्रोसेस के वो अप्लाई कर करके वैल्यू निकालना है। तो चलो करते हैं, ठीक है, एक एक करके। वो स्टार्ट विद द सिंपलर वंस, ठीक है। बीसी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो Q को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप, Q के लिए del U प्लस W कर सकते हो, और यू कुड डायरेक्टली गो फॉर NCP del T। हमको पता है इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो यहाँ पे जो C का स्पेसिफिक वैल्यू हमको यूज करना है व्हिच इज प्रोसेस डिपेंडेंट, दैट इज CP। आपकी मर्जी। N का वैल्यू दिया हुआ था 3 मोल्स, CP था 5R/2, ठीक है। अच्छा एक चीज, अच्छा मैं 3 मोल्स ऑलरेडी यूज कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 रखते हैं, एंड डेल्टी, ठीक है, डेल्टी को डेल्टी रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हो, 15, ये 15 नहीं, 5/2 रखते हैं बाहर, 3 को 3 रख के n लिखते हैं, NR डेल्टी। NR डेल्टी क्या होगा, ये क्लास में करवा दिया था ऑलरेडी, कि NR डेल्टी कैन बी रिटन एज P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस BC अगर मैं लिखता हूँ P फाइनल V फाइनल मतलब PC VC माइनस PB VB, कोई फॉलो ना कर पाए फटाफट बोलने का, ठीक है। सो कितना आएगा, 5/2 PC VC दैट इज P0 V0 माइनस PB VB, PB तो वही P0 3 P0, तो -2, तो 5/2 माइनस 2 P0 V0, तो आएगा -5 P0 V0। यह है द हीट इन द प्रोसेस BC। हीट नेगेटिव है मतलब प्रोसेस इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक, याद होगा हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। व्हाट अबाउट del U एंड W, BC प्रोसेस के लिए सब निकालेंगे, फिर AC के लिए CA के लिए सब निकालेंगे, फिर AB के लिए सब निकालेंगे, सब कुछ में सब 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 निकालेंगे, ठीक है। सो BC प्रोसेस के लिए अब वर्क देखते हैं जरा, वर्क क्या होएगा सर, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BC, वर्क डन बाय गैस। वर्क के लिए एरिया देख ले यार, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, ये बस रेक्टेंगल BC के लिए, तो कितना होगा 3 P0 V0, ठीक है। 3 क्यों यार, 3 माइनस 2 P0 V0, ठीक है। मतलब बेसिकली लेंथ इज P0 और ब्रेथ में वो आपका 2 V0, लेकिन कॉम्प्रेशन है तो ये तो मैग्नीट्यूड मिला हमको, साइन हमको अलग से देखना चाहिए, सो वर्क इज नेगेटिव, ध्यान रखना पड़ेगा, यस। ओके, तो वर्क नेगेटिव आ गया। व्हाट अबाउट del U, तो del U BC क्या होगा, ओके, del U के लिए मैं बोल सकता हूँ सर del U विल बी Q माइनस W, फर्स्ट लॉ यूज कर लो, आप जाकर फर्स्ट लॉ यूज करो इतनी देर बाद, तो Q माइनस W, सो Q है -5 और माइनस ऑफ -2, तो -5 माइनस 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 +2, तो -5 प्लस 2 P0 V0, ठीक है ना, तो कितना आ गया -3 P0 V0। So during the process BC, I am able to find out each and everything. Internal energy change, work done by the gas, heat supplied to the gas. सब निकाल लिया। अब इसी तरह से तुमको CA, AB सब क्लियर करना है, तो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सब कैलकुलेशन थोड़े लेंदी हो सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे टाइप के भी होते हैं जो आप लोग के स्कूल में आते हैं, कि आपको एक प्रोसेस दे देंगे, साइक्लिक हो या असाइक्लिक डजेंट मैटर, लेकिन कुछ एक प्रोसेस दे देंगे, हर एक पार्ट के लिए बोलेंगे Q del U W निकालो, ठीक है। तो एरिया का कॉन्सेप्ट, वर्क मैंने डेल्यू का फॉर्मूला, डेल्यू में, अच्छा डेल्यू तुम इस तरह से ना निकाल के डेल्यू को NCV डेल्टी भी कर सकते थे, आप की मर्जी, अब इससे भी लगा सकते थे, ठीक है। CV 3R/2 है, वहां पे फिर NR डेल्टी को P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल करके सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी। तो जो भी फॉर्मूलाज है लर्न टू यूज इट, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग CA के लिए कर सकते हैं, CA के लिए करना ईजी होगा इनफैक्ट, ठीक है। CA के लिए ईजी होगा बिकॉज CA में वर्क डन विल बी 0, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो फॉर द प्रोसेस CA, तो CA के लिए कर, CA में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले वर्क डन इन CA इज 0, सो देयरफॉर
यहाँ पे क्या होगा, Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, Q विल बी इक्वल्स टू सिंपली डेल यू, डब्ल्यू तो कुछ हो नहीं रहा है। अब डेल यू को कैसे लिखते हैं, एनसीवी डेल टी, तो एनसीवी डेल टी लगा दे, ठीक है। अब एनसीवी डेल टी में मैंने जो बोला इस बार, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, एन को एन रहने दो, सीवी कितना है 3r/2 डेल टी, डेल टी, डेल टी मतलब होना चाहिए था एक्चुअली टी ए माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी ए माइनस टी सी, ठीक है, लेकिन वही बात है 3/2 ले लो बाहर, एन आर डेल टी विल बी पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, तो एन आर टी ए विल बी पी ए वी ए माइनस पी सी वी सी, करते हो पी ए वी ए दैट विल बी 4 पी नॉट वी नॉट and PCVC will be simply P naught V naught. तो 4 minus 1 3 3 3 9, तो 9/2 P naught V naught आ गया, ओके। और AB, अब AB के लिए बचता है, ठीक है, तो अगेन AB में हमको Q डेल यू W ये सब निकालना है। नाउ AB इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है लेकिन कोई स्टैंडर्ड आइसोबारिक आइसोकोरिक उस तरह का नहीं है, तो उसका C हमको पहले से पता नहीं है, उस प्रोसेस का C, ठीक है। सो ए बी प्रोसेस के लिए अगर तुम सोचते हो कि सर Q इक्वल्स टू एन सी डेल टी लगाएंगे, दैट विल बी प्लेन स्टूपिड, क्योंकि C पता ही नहीं हमको फॉर दिस न्यू प्रोसेस, ठीक है। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में डेल इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी यस ऑब्वियसली एप्लीकेबल है। वर्क के लिए 1 सेकेंड एरिया देख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। हम लोग बहुत सारे आइडियाज लगा सकते हैं। अब एक आइडिया हम लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं सर, इतना लिखना हो गया सबका, इतना जो ये बक रहा हूँ ये तो बेसिक चीज बका, इसमें जो टिपिकल नहीं है, सी ए लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखो, ठीक है। तो जो और आइडिया वो ये है, हम बोलेंगे कि सर फॉर दिस एंटायर साइकिल, ठीक है, मैं बीसी वाला पोर्शन रहने देता हूँ, रब करने की जरूरत क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, इस बार नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। फॉर होल साइकिल, होल साइकिल, ठीक है, होल साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी है, ए से स्टार्ट किया ए बी सी है, वापस आ गए फॉर होल साइकिल ए बी सी। अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कितना होगा, जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, जीरो, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो ये सिर्फ इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए नहीं, और इसके बाद से ये थंब रूल बना लेना तुम लोग, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस मिले जिंदगी में, उसके लिए नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ये बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया इंक्लोज्ड बाय द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ना बोल के यहाँ पे अब आएगा एरिया इंक्लोज्ड, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, इंक्लोज्ड बाय प्रोसेस, दिस इज ऑब्वियस। बोलेंगे सर इसमें ऑब्वियस कैसे है सर, ठीक है, क्यों ही ऑब्वियस है, आपके पास ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं रफली बोलता हूँ, ठीक है, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है, इस बार मैं और एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया इंक्लोज्ड मतलब ये इस बार मैं प्रूफ दे दे रहा हूँ, हर बार तुम यही करना, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो अगर अंदर का एरिया निकाल पा रहे हो ज्योमेट्रिकली, तो दैट एरिया विल गिव यू द नेटवर्क, ठीक है। तो कैसे, हम बोलते हैं सर दिस प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ as combination of this plus this, ठीक है। तो जब तुम इस प्रोसेस का एरिया देखोगे, इस प्रोसेस के अंडर का एरिया, तो वो एरिया ये आएगा, नेगेटिव लेंगे हम लोग वर्क में, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। और इस प्रोसेस के लिए कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा वाला एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन ये पॉजिटिव एरिया आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। सो दिस एरिया विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव वर्क, लेकिन ये एरिया नेगेटिव वर्क। अब तुम खुद सोचो जब दोनों का ऐड करोगे तो जो कॉमन एरिया है ना, तो कॉमन एरिया दिस रीजन, दिस विल बेसिकली कैंसल ऑफ, ये कैंसल ऑफ कर जाएगा, इधर ये पूरा पॉजिटिव एरिया है और उधर वो नेगेटिव एरिया, तो जब तुम ऐड करोगे वो कैंसल ऑफ हो जाएगा, बचेगा कौन सा, अंदर वाला एरिया,
वो ट्राइंगल का, तो वो एरिया इंक्लोज्ड हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से आइडिया रहता है कि कभी भी एक साइक्लिक प्रोसेस मिले ना, आप उसको तोड़ तोड़ के सोच सकते हो। तो घूम फिर का हमेशा आंसर क्या आता है, वो नेटवर्क डन इक्वल्स टू एरिया इंक्लोज्ड। हाँ, साइन के बारे में तुम अलग से सोचो यार, साइन के बारे में अच्छे से सोचिए। जैसे कि इस प्रोसेस में नेटवर्क पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि सर जो पॉजिटिव एरिया है, लेट्स से पॉजिटिव एरिया W1 है और नेगेटिव एरिया W2 है, मैग्नीट्यूड वाइज W2 इज लेस देन W1। W1 वाला एरिया ज्यादा है टोटल, W2 वाला एरिया कम है। तो जब तुम ऐड कर रहे हो उन लोगों को तो नेगेटिव एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन नेट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा, तो W1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को लोग ऐसे करके याद रखते हैं, मतलब बहुत लोग बुक में फॉर्मूला देते हैं कि सर अगर क्लॉकवाइज साइकिल रहा ना, क्लॉकवाइज साइकिल तो नेटवर्क पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज साइकिल रहा सो नेटवर्क पॉजिटिव। अब इतना कुछ याद नहीं रखना, ये बेसिक लॉजिक है। क्लॉकवाइज रहेगा तो हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज साइकिल अगर रहा तो किसी भी तरह का प्रोसेस है लेकिन क्लॉकवाइज है, तो मतलब एक्सपेंशन के टाइम पे ज्यादा वर्क है और कॉम्प्रेशन के टाइम पे कम वर्क है, तो नेटवर्क पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन वही अगर डायरेक्शन उल्टा कर दो, ठीक है, तो एक्सपेंशन के टाइम पे कम वर्क है, कम एरिया है, जबकि कॉम्प्रेशन के टाइम पे ज्यादा एरिया, ठीक है। सो नेटवर्क उस केस में नेगेटिव ही आएगा, कॉम्प्रेशन वाला आ जाएगा। सो नेटवर्क पॉजिटिव आएगा ओनली इफ यू हैव अ क्लॉकवाइज साइकिल। और नेटवर्क पॉजिटिव होने का मतलब गैस ओवरऑल एक्सपैंड किया, ओवरऑल, ठीक है। बीच में थोड़ा एक्सपैंड करके कंप्रेस किया लेकिन ओवरऑल लेकिन एक्सपेंशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जस्ट बाय चेंजिंग द लाइक ऑर्डर ऑफ प्रोसेस, जस्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, आप वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हो। प्रोसेस के नाम पे वही सेम 3 प्रोसेस रहेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार एरो ऐसे ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, और एक बार तुम एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो दोनों केस में आंसर डिफरेंट आने लगेगा। इस केस में नेटवर्क नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उस केस में नेटवर्क पॉजिटिव। कितना गजब का चीज है, मैंने एक केस में नेट कॉम्प्रेशन और एक केस में नेट एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग एक आइडिया रहता है। तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल तो नेटवर्क नेगेटिव, क्लॉकवाइज साइकिल तो नेटवर्क पॉजिटिव। तो थंब रूल बहुत लोग याद रखते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इतना कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली ए बी के लिए चाहिए, तो मैं आइडिया क्या देता हूँ, मैं आइडिया ये बोलता हूँ कि सर del u 0 है, but del u can be written as del u of AB process plus del u of BC process plus del u of CA process equals to 0। अब BC एंड CA के लिए मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है, तो del u of AB इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, तो मैं वही कर, मैं del u के लिए NCV del T फॉर्मूला कौन यूज करना, मुझे NCV del T करने का यूज करने का कोई शौक नहीं, मैं बोलता हूँ बस del u BC एंड del u CA पुट कर लो डायरेक्टली। तो del u BC वो है -3 P नॉट V नॉट और del u CA 9/2, तो एक -3 और एक 9/2, ठीक है, -3 P नॉट V नॉट और ये -3 किसके लिए था, CA के लिए, BC के लिए -3 था, BC के लिए 9/2। तो देखो यहाँ से del u AB मिल गया हमको, सो इन द प्रोसेस AB हमको चेंज इन एनर्जी मिल गया, ये कितना आएगा -3/2 1.5 आई गेस, 3 2 6 यस, ठीक है। तो 3/2 -3/2 P नॉट V नॉट। सेम चीज आप कर सकते हो नेटवर्क के साथ। आप बोलोगे सर नेटवर्क विल बी एक्चुअली द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर्क, मैक्रोस्कोपिक ट्रांसफर है ना, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि हर एक पार्ट के लिए वर्क तोड़ तोड़ के लिखो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू नेट, और नेटवर्क हम लोग एरिया इंक्लोज से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, पॉजिटिव एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस, बेस के नाम पे क्या आएगा 2V नॉट और उधर 3P नॉट, बाप रे, तो 2V नॉट और उधर 3P नॉट, ठीक है, तो 3P नॉट V नॉट। सो देयरफॉर वर्क डन इन AB में निकल गया, सोचो, ठीक है। सो 3P नॉट V नॉट माइनस WBC माइनस WCA, WBC है -2P नॉट V नॉट, WCA तो 0 है सर, तो माइनस माइनस 2P नॉट V नॉट प्लस 0, ठीक है, क्या आ गया 5P नॉट V नॉट। तो सोचो इन द प्रोसेस, इन दिस न्यू प्रोसेस AB, सॉरी हाँ AB जो नया प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमको उसका प्रोसेस इक्वेशन नहीं पता है, लेट से, मतलब मैं लेट से प्रेशर से फंक्शन वॉल्यूम निकाला भी नहीं हूँ, मुझे उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं पता है, डजंट मैटर, आई एम स्टिल एबल टू कैलकुलेट Q del U and W using this kind of an idea।
मैंने बाकी दो लोग का निकाल लो, नेट का निकाल लो, वहां से सब्ट्रैक्ट करके आपको ए बी का मिल जा रहा है। एंड क्यू के लिए क्यू ए बी क्या कर पाएंगे, ठीक है, क्यू ए बी को अब तोड़ तोड़ के मत लिखो, उस तरह से तोड़ के मत लिखिएगा, ठीक है, ओके। तो क्यू ए बी के लिए अब जरूरत नहीं है, हम बोल सकते सर क्यू ए बी के लिए लिख लो डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो ए बी प्रोसेस के लिए। सो डेल यू पता है, डब्ल्यू पता है, तो क्यू निकल गया, तो क्यू ए बी आपका निकला -3/2 + 5, तो कितना 7/2 आई गेस, 7/2, हाँ भाई पी नॉट वी नॉट, तो भाई आ गया। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू शोकेस कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है फॉर फाइंडिंग क्यू डेल यू एंड डब्ल्यू। मैंने तीनों प्रोसेस में क्यू डेल यू डब्ल्यू निकाल लिया, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यूज किए। आप स्टैंडर्ड एनसीवीडीएलटी से भी कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मना तुम चाहो कि सर ए बी के लिए मैं वर्क निकालूंगा बाय कंसीडरिंग द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, वो भी पॉसिबल था। तुम बोलोगे सर इतना क्यों खटे हो गए, आप नेट वर्क निकाल के सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, ए बी के वर्क के लिए आप उसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही निकाल लो ना, ठीक है, एक ही आंसर है ऑब्वियसली। मैं बस डिफरेंट डिफरेंट जो भी है लाइक आइडियाज है वो सबको पुट कर देना चाहता हूँ। तो कहीं पे हमने डायरेक्टली एरिया देखा, कहीं पे मैं नेट के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, जो करना करो, ठीक है। फर्स्ट लॉ भी यूज कर लिया फाइनली। ये एंटायर सिनेरियो है, ये एंटायर गाथा है, ठीक है, तो दैट इज इट। किसी को कुछ कॉपी करना बाकी है, कुछ पूछना है, रिपीट करना है, बोलो। अब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन ऐसे करते हैं। अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज साइकिल है अगर, ठीक है, तो उसमें नेटवर्क तो आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है, वो हमने देख लिया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। तो फॉर दिस क्लॉकवाइज साइकिल वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब थ्योरी में आएगा, बस अभी जान लेते हैं। एफिशिएंसी जनरली बचपन से सुने होंगे, इट इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट, सुने होंगे ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में लिया जाता है नेटवर्क, ठीक है, और इनपुट में लिया जाता है क्यू, मतलब क्यू का जस्ट पॉजिटिव पार्ट, मतलब जो एंडोथर्मिक वाला पार्ट, ठीक है, ओके। हम लोग जब इनपुट बोल रहे हैं तो कभी ना कभी क्यू पॉजिटिव हुआ होगा ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आप नोटिस करो, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस BC क्यू नेगेटिव आया, ड्यूरिंग द प्रोसेस CA क्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस AB एज वेल क्यू पॉजिटिव आया, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो कभी ना कभी क्यू इनपुट हुआ है, इनपुट मतलब सिस्टम में एंडोथर्मिक हुआ है, ठीक है। तो वो जो हीट एंडोथर्मिक हुआ है मतलब जो पॉजिटिव है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ क्यू इनपुट। जो नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है, मतलब नेटवर्क मतलब वही पूरा सब प्रोसेस का मिला के, तो दैट आउटपुट बाय इनपुट उसको हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक नेटवर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट, ये हमारा डेफिनेशन है एफिशिएंसी का। सो फॉर अ करंट प्रॉब्लम, नेटवर्क कितना है सर, नेटवर्क हमने निकाला कितना, 3P0V0, ये निकाला था ऑलरेडी, ठीक है। सो 3P0V0, और जबकि क्यू इनपुट मतलब एंडोथर्मिक पार्ट, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, तो इधर आया था 9/2 P0V0 और उधर आया था 7/2, ठीक है। सो 9/2 + 7/2 P0V0, तो कितना आएगा सर एफिशिएंसी, तब कितना हो गया, ये 16/2 दैट इज लाइक 8, तो आई गेस 3/8 था ही ना, हाँ यार 3/8, ओके। तो 3/8, अब परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना तो इंटू 100 कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो ऑब्वियसली एफिशिएंसी इज लेस देन 1, तो एफिशिएंसी साइकिल का ये यार खत्म। तो मैंने तीनों प्रॉब्लम खत्म कर लिया। तो एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस कॉमनली पूछते हैं बोर्ड्स में, तो क्या करना है देख रहे हो ना, तीनों प्रोसेस, ये जितने प्रोसेस रहेंगे हर पार्ट के लिए क्यू डेल यू डब्ल्यू निकालना, मेहनत करके इस तरह से ये करना, ठीक है, वो रेशियो निकालना, वो एफिशिएंसी देते हैं। अच्छा, गलती से अगर कभी गलती से तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं किया, तुम क्या किए, डब्ल्यू नेट बाई क्यू नेट करने लग गए, ठीक है, तो सिंबल आता है आंसर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि सर साइक्लिक प्रोसेस के लिए, पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हो, Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए एट वंस गो, मतलब तोड़ तोड़ के अप्लाई नहीं करते फर्स्ट लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर देते फॉर द होल साइकिल। अरे होल साइकिल के लिए डेल यू तो जीरो है ना, डेल यू अगर जीरो है तो डब्ल्यू नेट और क्यू नेट क्या आएगा, सेम ही ना आएगा। तो डब्ल्यू नेट और क्यू नेट का अगर रेशियो लेंगे तो वो तो 1 ही आ जाएगा। बट एफिशिएंसी इज नॉट डिफाइंड दैट वे,
एफिशिएंसी में डब्ल्यू नेट बाई क्यू नेट है ही नहीं, गलती से ये मत करना सर डब्ल्यू नेट बाई क्यू नेट करता नहीं, एफिशिएंसी में डब्ल्यू नेट बाई क्यू जो इनपुट गया सिर्फ वो पार्ट लेना है, ठीक है। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कभी कभी क्यू पॉजिटिव होता है, कभी कभी क्यू नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग होता है कभी कभी गैस एब्जॉर्व कर रहा है, बाकी टाइम गैस लिबरेट कर रहा है, मैंने एक्सोथर्मिक हो गया कभी, ठीक है। तो हमको बस एंडोथर्मिक पार्ट को इनपुट में लेना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल इज डिफाइंड लाइक दिस। इस प्रॉब्लम में हमने अप्लाई करके निकाल दिया कि मतलब अगर बच्चे को बस फॉर्मूला पता है, ही कैन डू दिस प्रॉब्लम एंटायर। इसमें हो सकता है आपको 6 मार्क्स मिले, पूरे प्रॉब्लम में इतना बड़ा है, ठीक है, तो आपको मिल गया। लेकिन आप थ्योरी का बात करिए कि सर साइक्लिक प्रोसेस पढ़ क्यों रहे, एफिशिएंसी काहे पढ़ रहे हैं, का जरूरत का है, ठीक है। तो हीट इंजन बोलो, पूरा जो भी अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक, उससे रिलेटेड अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब थ्योरी लेते हैं, ठीक है। इतना लिख लो, इसमें कुछ डाउट है पूछना पूछ लो फटाफट, कि कैलकुलेशंस में कुछ गलती है तो, नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। जनरली अगर कोई रैंडम साइकिल रहा, कोई जनरल रैंडम साइकिल रहा और आपको पूछा सर उसके लिए एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी का डेफिनेशन यही है, तुमको फॉलो यही करना है, इसका कोई और शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। ओनली फॉर कार्नोट इंजन केस इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है, लेकिन बाकी किसी भी जनरल साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी का और कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इट इज ऑलवेज वर्क नेट बाय क्यू आई। अब वर्क नेट तो आप इजीली निकाल सकते हैं एरिया इंक्लोज्ड, राइट, लेकिन क्यू आई के लिए तो तुमको एक एक करके देखना पड़ेगा ना, किसमें क्यू पॉजिटिव हुआ है, किसमें क्यू नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो जितने जगह क्यू पॉजिटिव है उन सबको इंडिविजुअली निकाल के ऐड करके नेट क्यू आई निकालना है, उसके लिए खटना तो पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। वही बात, क्या वो कर सकते हो जैसे कि इस प्रॉब्लम में दो प्रोसेस में पॉजिटिव था, एक प्रोसेस में नेगेटिव था, तो तुम अगर पहले से ये लॉजिकली समझ जाते कि सर दो प्रोसेस में एंडोथर्मिक है, एक में एक्सोथर्मिक है, और क्यू नेट तो डब्ल्यू नेट के बराबर है, तो तुम क्यू नेट निकाल के फिर उससे ये पार्ट हटा के एक्सोथर्मिक वाला हटा के वो निकाल सकते हो। बेस्ट हुआ कि हर एक पार्ट के लिए अलग से करके देख लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ तब, ठीक, आई होप यहाँ पे लिखना हो गया। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना हो तो वो भी निकाल लोगे आप लोग। नाउ थ्योरी टाइम। अब ये हमारा बहुत क्या बताऊँ दिल के करीब वाला पार्ट, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन कि सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजंस इज कन्वर्शन, कंजर्वेशन लिखने जा रहा हूँ, कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क। हो सकता है लास्ट फ्यू बैचेस में मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, कृपया आप ध्यान से आंखें खोल के, आंख नाक मुंह कान सब खोल के अब सुनो, ठीक है, ओके। फिर से बोलता हूँ सुनिएगा। देखिए मैकेनिक्स में या किसी और चैप्टर में भी हीट को जनरली हेल किया जाता है एज अ डर्टी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज्ड, इट इज लाइक अनयूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जनरली ऐसा हीट को ट्रीट किया जाता है, इसलिए जनरली हम लोग हमेशा हीट लॉस का बात करते हैं। कहीं भी फ्रिक्शन के कारण हीट हो रहा है, पब्लिक उसको बोलती है मैकेनिक्स में लॉस। बैटरी में कहीं पे रेजिस्टेंस में हीट जनरेट हो रहा है, लॉस। हर जगह लोग इसको लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें जो जो जनरली मैकेनिकली अनयूजेबल है, ठीक है। काइनेटिक फॉर्म एंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, ये जनरली कहीं पे स्टोर किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी आप यूज ही कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो स्टोर नहीं होता है, ठीक है। इसको जनरली और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है ना, तो इसको जनरली लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, ठीक है। हीट जो कि आप अनयूजेबल फॉर्म या लॉस की तरह ट्रीट करो, उसको आप एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। एंड अगर तुम ये कर पाए, उस वर्क को फिर आप यूटिलाइज कर सकते हो फर्दर इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल करना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो हीट किसी जमाने में लॉस हो जाता, उसको मैं थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से गैसियस सिस्टम यूज करके आई कैन कन्वर्ट इट इनटू वर्क, एंड उसको फिर मैं रन करवा सकता हूँ एज काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं मैकेनिकल फॉर्म में वापस ला सकता हूँ। तो दिस बिकेम अ मेजर कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग क्लासिकल फिजिक्स, मतलब जब थर्मोडायनेमिक्स के लॉज डिस्कवर हो रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स का लाइक पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कवर हो रहा था, ठीक है।
बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले, ठीक है। तो उस समय लोग एक्चुअली मैंने ये सब आइडियाज डेवलप कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि सर हीट को भी हमको सक्सेसफुली मैकेनिकली यूज कर लेना है, ठीक है। तो लोगों ने, पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है। तो वर्क से हीट करना बहुत ईजी है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, आप एक ब्लॉक ऑफ वुड लियो, ठीक है, उस पर तुम वर्क करके उसको काइनेटिक एनर्जी दिए एंड यू मैंने मूव इट ऑन अ रफ फ्लोर, तो आपका ऑब्वियसली वर्क जो वो फाइनली हीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वर्क को हीट में कन्वर्ट करना ये ईजी है, ये डेली लाइफ में हो ही जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम में वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट द रिवर्स प्रोसेस टू हैपन। तो हाउ कैन यू मेक द रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल? आप ये उल्टा चीज करोगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया जब लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, मैंने ये क्लास में बोला भी था, मैंने लास्ट दिन बोला था, सर एक एक्सक्लेमेशन मार्क देके कहीं पे लिख के रखो, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन चलता है, इफ आई एम डीलिंग विद आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल यू जीरो, सो हीट इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। मैं लास्ट क्लास बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने वाला है। तो लोगों ने बोला कि सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज वन प्रोसेस जहां पे हीट को आप कंप्लीटली कन्वर्ट करवा सकते हो। हीट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब कोई लॉस नहीं, वाओ, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब किसी जमाने में जिसको तुम हीट लॉस बोल रहे हो उसको कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लिया, और मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लिया मतलब तुम स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये जो आइडिया ना कि कंप्लीटली कन्वर्टेड, लोग ये देख के खुश हो गए थे उस जमाने में कि ओ भाई मैं जिंदगी में मेरा कोई लॉस नहीं होगा, वाह। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। अब यही सब क्वेश्चंस थ्योरी में ही पूछे जाते हैं, मतलब वाइवा होता है तो लोग यही पूछते हैं, कॉलेज में यही सब पूछा जाता है, स्कूल में क्या ही पूछते हैं, इंटरेस्टिंग चीज नहीं पूछते, फालतू की चीज पूछते रहते हैं। तो जो भी है हम डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। सो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ड्रॉबैक क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हम लोग कर क्यों नहीं पाते? बहुत अच्छा रीजन है, रीजन ये रहता है, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का बात करते हो, कंसिडर दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम, देखो अच्छे सुनिए, कंसिडर सिस्टम लाइक दिस, सिंपल पिस्टन वाला सिस्टम, वो पिस्टन, मूवेबल पिस्टन एंड गैस ट्रैप्ड विद इन अ सिलेंडर, इसका एग्जांपल। सपोज ये सिस्टम है जहां पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन चल रहा है, मतलब गैस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है, लेट्स से इट इज सेम एज सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। यानी एक्सपेंशन कर, अब बेसिक मैकेनिक्स क्या बोलते हैं, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली गैस का प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज टू बी लेस देन गैस प्रेशर, तभी ना जाके एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। सामने अगर जा रहा है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि अगर तुम आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन करते हो, एज एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, लेकिन अगर वॉल्यूम होगा तो गैस प्रेशर डिक्रीजेस। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम, किसी लॉजिकल, मैंने कोई एक साइंटिस्ट ने लॉजिकली लेट से ये चीज एनालाइज करना शुरू किया, उसने बोला कि सर अगर मैं एक ऐसा मशीन बनाऊं जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाता है गैस का, परफेक्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाएगा, तो उस मशीन से मैं हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकता हूँ, आसपास से वो जो भी हीट ले रहा है उसको कंप्लीटली 100% कन्वर्ट कर दे रहा है मैकेनिकल वर्क में, मजा आ गया। लेकिन इस प्रोसेस का ड्रॉबैक क्या है, ये प्रोसेस विल इवेंचुअली स्टॉप, सच अ प्रोसेस won't continue indefinitely, eventually stops, ये प्रोसेस कुछ दूर चलेगा फिर अपने आप लेकिन बंद हो जाएगा, ये मशीन उसके बाद काम कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सर आप एक्सपेंशन करवाने का ट्राई करो, ऑब्वियसली आप एक्सपेंशन करवाने का ट्राई तो करोगे ही ना, आपको तो पॉजिटिव वर्क चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपेंशन करवाते हो तो गैस का प्रेशर डिक्रीज करेगा, अरे गैस का प्रेशर कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक एटमॉस्फेरिक इक्वल ना हो जाए। तो इवेंचुअली स्टॉप करने का रीजन ये है, सिंस कभी ना कभी जाके गैस प्रेशर विल बिकम इक्वल टू और लेस देन पी नॉट। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो गया, ठीक है, तब वो तो एक लिमिटिंग केस है, उससे अगर कम हो गया तब तो ये एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया मतलब नेगेटिव वर्क, मतलब तुमको तब हीट देना पड़ रहा है, ठीक है।
सॉरी, तब वो हीट लिबरेट कर रहा है, ठीक है। हीट को तो वर्क में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, तो मेरा फायदा ही क्या है, ठीक है। तो अगर तुम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू नीड एक्सपेंशन, बट एक्सपेंशन हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। अल्टीमेटली कभी ना कभी गैस प्रेशर डिक्रीज करते 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 वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, मतलब वो प्रोसेस या वो मशीन और काम कर ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसा किसी ने मशीन बनाया ही नहीं, बस हम लोगों ने लॉजिकली सोचा। बैक इन द टाइम ऑफ फिलोसोफर्स, मैंने ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने इफेक्ट्स के लिए नहीं बोला, एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स के ये सब लॉजिकल मेथड्स, लॉजिकल चीजें ना, लोग एक टाइम पे फिलोसफिकली सोचते थे कि सही में ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। एंड बाय द टाइम लोगों ने ये सब लॉजिकल डिडक्शंस कर लिए थे विदाउट यूजिंग मैथ्स, कि हाँ भाई आप एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमेशा नहीं करवा सकते, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। ये फिजिबल ही नहीं है, इट्स नॉट इकोनॉमिकल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने करवाओगे तो कुछ देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ऐसे हम लोग बहुत सारे मशीन बनाए ना, ठीक है, तो बात है कितने भी मशीन बना लो यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स को ये बना दो, अल्टीमेटली दैट काइंड ऑफ अ प्रोसेस इज गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। तो वो फ्रूटफुल नहीं, मतलब वो भाई एक पॉइंट के बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे उसमें, एवरीथिंग विल कम टू रेस्ट, ठीक है। आई डोंट वांट दैट। हमको चाहिए कि हम हीट को और वर्क में कन्वर्ट करवा पाए कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जब लोगों ने ये रियलाइज किया कि सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज नॉट एनफ टू डू दिस बिकॉज सच अ प्रोसेस वोंट कंटिन्यूअसली, वो इवेंचुअली स्टॉप करेगा। इससे लोगों के दिमाग में लॉजिक आया। सेकेंड पार्ट मैं थोड़ा स्टेप जंप, मतलब स्टेप नहीं, मतलब इधर से उधर जंप मारो, तुम लोग थोड़ा फॉलो करो। अब लोगों के दिमाग में ये आया कि लेट्स डिजाइन अ साइक्लिक प्रोसेस। देखो गजब का चीज, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इस तरह से पैदा हुआ। एक फिलोसोफर को, एक साइंटिस्ट को पता ही कैसे चला कि साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन करना चाहिए। Why can't we just have a expansion process or a simple compression process? Continuous compression, continuous expansion क्यों नहीं? साइक्लिक ही क्यों? साइक्लिक प्रोसेस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वी कैन कीप ऑन रिपीटिंग इट, मतलब इनडेफिनेटली मैं उस प्रोसेस को चला पाऊंगा एंड मे बी इनडेफिनेटली मुझे वर्क मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स डिजाइन अ साइक्लिक प्रोसेस थ्रू विच we can repeatedly convert heat into work। तो साइक्लिक प्रोसेस का सबसे पहले दिमाग में लोगों का लॉजिक किया है कि सर सिंपल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वोंट हेल्प, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूअसली करवाना है, ठीक है, रिपीटेडली इंडेफिनेटली करवाना ही है, तो आपको एक साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे आप हीट को वर्क में बार बार कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन फिर फंस गए लोग। अब इस टाइम पे कुछ और साइंटिस्ट लोग आए, केल्विन, ठीक है, केल्विन, प्लैंक, क्लॉसियस, बहुत लोग आए। उन लोगों ने जब ये डिस्कस करना शुरू किया, उन लोगों ने देखा कि अगर तुम एक साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन करते हो जो आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, मतलब जो बेसिकली नेट वर्क पॉजिटिव देता है। वर्क मिलने का मतलब है आपको वर्क पॉजिटिव मिल रहा है, माने गैस इज डूइंग सम पॉजिटिव वर्क, ओवरऑल नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एक्चुअली आपको कुछ आउटपुट में मिल रहा है। माने ये इसी को हम लोग आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है जिंदगी का हीट को वर्क में कर, मैकेनिकल वर्क पाना फ्रॉम अ गैस, ठीक है, दैट्स मैंने आउटपुट। सो नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए। अब नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए मतलब साइक्लिक प्रोसेस कोई एरा गैरा साइकिल नहीं होगा, इट मस्ट बी क्लॉकवाइज साइकिल, ठीक है। वो क्लॉकवाइज साइकिल ही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेट नेगेटिव हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज साइकिल प्रोसेस डिजाइन करना। लेकिन अब जाके साइंटिस्ट लोगों ने और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया उन लोगों ने? और एक लाइक ब्रह्मांड का एक सत्य डिस्कवर किया कि सर complete conversion is never possible in a cyclic process. Complete conversion of heat into work is never possible in cyclic process. In cyclic process मैंने clockwise cyclic process। आप साइक्लिक प्रोसेस कैसा भी डिजाइन कर लो, ये एक यूनिवर्स का एक मैंने फंडामेंटल स्टेटमेंट है कि सर कंप्लीट कन्वर्शन साइक्लिक प्रोसेस में नहीं होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कंप्लीट कन्वर्शन पॉसिबल है, लेकिन इसका खुद का एक ड्रॉबैक है कि सर ये प्रोसेस हमेशा नहीं चलेगा। तो अगर तुम हमेशा एक प्रोसेस चलाना चाहते हो, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस करना चाहते हो, उसमें फिर ड्रॉबैक है कि सर कंप्लीट कन्वर्शन कभी नहीं होता है,
इज नेवर पॉसिबल। अगर कुछ एक नेट हीट इनपुट दे रहे हो, माने कुछ एक हीट इनपुट दे रहे हो, नेट नहीं, कुछ एक हीट इनपुट दे रहे हो 100 जूल्स, वो 100 जूल्स कंप्लीटली पॉजिटिव वर्क आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में तो क्या होता है, वही पार्ट हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट में देते हैं और वही हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये इतना फंडामेंटल, ये थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला वहां पे जो रेड में लिखा है, वो इतना फंडामेंटल चीज है कि सोचो इसको एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दिया गया, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गया, यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ बन गया इनफैक्ट, कि सर आप कुछ भी कर लो, कल को आप कितने भी स्मार्ट इंजीनियर बन जाओ यार, ठीक है, आप MIT GIT PIT सब कर लो, कुछ भी कर लो, यू कैन नेवर डिजाइन अ मशीन जो साइक्लिक प्रोसेस करवाएगा एंड हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आप मतलब इट्स लाइक सेइंग यू आर वायलेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना फंडामेंटल है, ये लॉ, ये कॉन्सेप्ट उतना ही फंडामेंटल है। भले ये डेली लाइफ में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो मैंने बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिया, इसको जो प्रॉपर स्टेटमेंट होता है दैट इज गिवन बाय केल्विन प्लैंक, ठीक है। तो बुक में आप सबने देखना, अरोरा बोलो, एनसीईआरटी बोलो, हर जगह केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया रहता है, ठीक है। ओके, केल्विन प्लैंक एंड केल्विन क्लॉसेस स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। वो बेसिकली इसी चीज को थोड़ा सजा के वो लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, कि अगर आप एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू साइक्लिक प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आप कभी भी हीट को, इनपुट हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं करोगे, कर पाओगे, कुछ पार्ट उस हीट का, उस इनपुट हीट का रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये मीनिंग समझते हैं हम लोग जरा, ठीक है। अच्छा, जो बंदा ये करता है, जो मशीन ये करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है, कंप्लीट नहीं, पार्शियली सही, लेकिन उस मशीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हीट इंजन। दोज मशीन्स, दोज डिजाइंस, दोज आर कॉल्ड हीट इंजन। तो स्टीम इंजन हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी है, हीट इंजन ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है। एनी इंजन विच एम्प्लॉयज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्वर्ट इनपुट हीट इनटू आउटपुट वर्क, ठीक है, थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, उसको बोलते हैं हीट इंजन, ठीक है। अब यहां पे आता है जरा स्केमेटिक डायग्राम, थर्ड पॉइंट का ही कंटिन्यूशन मान सकते हो, पहले एक बार समझ लो फिर आप कॉपी करना, ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं कि देखो सर, ये स्केमेटिक डायग्राम है, स्केमेटिक पता है ना तुम लोग को, ठीक है, मतलब जस्ट एक ओवरऑल डायग्राम कर रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, ठीक है। ओके, बोलते हैं कि सर आप कहीं पे एक सिलेंडर है, कहीं पे पिस्टन है, वो छोड़ो, वो पिस्टन सिलेंडर नहीं ड्रॉ करो, पिस्टन सिलेंडर के अंदर अल्टीमेटली क्या है, एक गैस है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, सब टेक्निकल नाम है, लोग ऐसे ही देते हैं, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, गैस फलाना ढलना, ठीक है। तो बोलते हैं सर एक गैस है किस सिलेंडर में, पिस्टन में, आप गैस के साथ साइक्लिक प्रोसेस करवाने वाले, तो ड्यूरिंग दैट साइक्लिक प्रोसेस, आपके पीवी ग्राफ में लेट से ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, ड्यूरिंग सम पोर्शन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, सम पोर्शन, अच्छे से बात सुनिएगा, सम पोर्शन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब Q पॉजिटिव, ठीक है। कुछ एक पोर्शन में ऐसा होगा, Q क्या लिखो, Q इनपुट लिखता हूं, मतलब कुछ एक पार्ट में हीट इनपुट होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक प्रोसेस में नहीं हो सकता, दो तीन पार्ट में हो, दो तीन पार्ट में ऐसा हो, जैसे हम लोग के लास्ट प्रॉब्लम में हुआ ना, दो प्रोसेस में आपको Q पॉजिटिव मिला, तो उन दो प्रोसेस में एंडोथर्मिक चल रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुमको पता है हीट एब्जॉर्ब माने हीट फ्लो, इट हैपेंस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब ये हीट फ्लो हो रहा हो, जिस प्रोसेस में ये हो रहा हो ना, उस प्रोसेस में मुझे गैस को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा विद अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, जिसको जनरली लोग बोलते हैं सोर्स, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 के कांटेक्ट में मैंने इस वर्किंग सब्सटेंस को रखा है, ठीक है, एक रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में रखा है, जो कि जनरली हमारे लिए कभी कभी फर्नेस होता है। तुम लोग वो स्टीम इंजन का सब कुछ मूवी वूवी में देखते हो ना, कि कुछ लोग होते हैं स्टीम इंजन में अंदर में कोयला डालते रहते हैं, शोले, हाँ, कोयला डालते रहते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, गर्म फर्नेस है, ठीक है। तो दैट फर्नेस इज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर बेसिकली, ठीक है। वो फिर कनेक्टेड है विथ अ सिस्टम जो माने वाटर को गैस में कन्वर्ट करेगा एंड फिर कुछ कुछ करेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन मतलब देयर इज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, ठीक है, जिसमें कुछ फ्यूल्स है, वो फ्यूल लेके तुमको नहीं सोचना, फ्यूल है कुछ एक है जिसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है हाई टेम्परेचर, वो हीट सप्लाई देगा किसी गैस को, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सम प्रोसेस, ये हीट इनपुट, ठीक, ये एंडोथर्मिक वाला पार्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के पोर्शन में चल रहा है, ठीक है,
इस प्रोसेस में लेट्स से Q पॉजिटिव, तो एब्जॉर्ब कर गैस, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। ओके, अब किसी एक प्रोसेस, सेम प्रोसेस के दौरान या किसी और प्रोसेस में वो वर्क आउटपुट भी देगा, तो देयर विल बी अ पॉजिटिव वर्क, देयर विल बी अ नेगेटिव वर्क, घूम फिर के नेट वर्क लेकिन आपको पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग बोलते हैं सर ये गैस अपने एनवायरमेंट पे, अपने सराउंडिंग्स पे, एक्सटर्नल पे नेट पॉजिटिव वर्क करता है, इट डज नेट पॉजिटिव वर्क। नेट पॉजिटिव वर्क करता है सराउंडिंग्स पे, मतलब मुझे आउटपुट मिलता है, वर्क आउटपुट, मैं खुश हो जाता हूँ कि वाह वर्क मिला, मुझे मैकेनिकल वर्क मिला, तो मैंने कुछ हीट दिया और वर्क मिला। लेकिन हियर इज नाइस पार्ट, साइक्लिक प्रोसेस में हर बार देखा जाता है कि इन सम पोर्शन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस किसी ना किसी पोर्शन में हीट नेगेटिव हो ही जाएगा। मतलब जब तुम वो साइक्लिक प्रोसेस गैस के साथ कंप्लीट करवाने का ट्राई करोगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट द साइकिल, किसी ना किसी पोर्शन में हीट नेगेटिव होगा। हीट नेगेटिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब उस पोर्शन में गैस जो है इट इज रिजेक्टिंग हीट, ठीक है, ओके, क्यू आपका नेगेटिव होगा, तो इसको बहुत लोग बोलते हैं क्यू रिजेक्टेड, ठीक है, मतलब आपका इक्वेशंस में जब देखोगे तो आपका हीट नेगेटिव आएगा। एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, वो जो स्टीम इंजन, ठीक है, उसका ब्लास्ट फर्नेस कोयला वाला, जहां पे कोयला डाला जाता है, दैट इज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, ओके, लेकिन वो क्या करता है, कुछ वो पूरे प्रोसेस में कुछ हीट वो ठीक सराउंडिंग्स में लिबरेट कर देता है। स्टीम इंजन में ऊपर में जो चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, ठीक है, गरम गरम धुआं निकल रहा है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ, मैं बोल सकता हूँ इट इज लिबरेटिंग हीट इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी तो एक रिजर्वायर है ना, लेकिन वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। तो जब ये हीट रिजेक्टेड वाला पार्ट चलता है प्रोसेस में, प्रोसेस के जिस पोर्शन में ये जब नेगेटिव हीट हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो वहां भी हीट रिजेक्ट होगा टू ए लो टेम्परेचर, बिकॉज हीट हैज ऑलवेज टू फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ये हमको पता है। तो जब वो हीट रिजेक्ट करता है, गैस जब ये हीट रिलीज कर दे रहा है, वो रिलीज किसको करे, एट ए लो टेम्परेचर रिजर्वर। उस लो टेम्परेचर रिजर्वर को हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं सिंक। सिंक, लेट्स से इसका टेम्परेचर है T2, T2 इज ऑब्वियसली लेस देन T1, ठीक है। तो स्टीम इंजन का एग्जांपल लेके सोचो, तो भाई उस पूरा जो स्टीम इंजन होता है हम लोग का गाड़ी, ठीक है, स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन के लिए वो जो अंदर में जो फर्नेस है कोयला वाला, वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, एंड जो मेरा सराउंडिंग्स है ना, मेरा एटमॉस्फेयर, वो एक्चुअली लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ठीक है, ओके। वहां पे अंदर में जो भी मटेरियल है, जो भी स्टीम है, ठीक है, वो पानी, स्टीम, व्हाटएवर, वो वर्किंग सब्सटेंस की तरह है। वो कोयला से, फर्नेस से हीट लेता है, कुछ कुछ करता है, ठीक है, वो मैंने वहां पे जो भी मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन है उन लोगों को पुश करके व्हील्स को रोटेट करवाता है, लेकिन वो ठीक हीट, कुछ कुछ हीट रिजेक्ट करेगा, लिबरेट करेगा टू द सराउंडिंग्स एज वेल, ठीक है। यू कैन नेवर डिजाइन अ प्रोसेस जहां पे पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए और क्यू रिजेक्टेड हो ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यू रिजेक्टेड कैन नेवर बी जीरो, यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, some amount of heat will be rejected to a low temperature reservoir. Complete conversion into work is never possible, ठीक है, होगा हर बार कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगा। आप सोचोगे कि पूरा कन्वर्ट कर दे, कब भी पॉसिबल नहीं। जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो हीट रिजेक्ट होगा ही होगा। इसका कोई एकदम बेसिक फंडामेंटल से प्रूफ नहीं है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम सम फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ये एक लॉ है, इसीलिए एक लॉ है। इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन जो आज तक हमेशा देखा गया, एंड इट्स नेवर वायलेटेड। इट्स एज फंडामेंटल एज एनर्जी कंजर्वेशन। somebody asks you, सर की एनर्जी क्यों कंजर्व होता है, उसका कोई आंसर नहीं है। एनर्जी ऐसा ही पैरामीटर है जो कंजर्व होता है, ठीक है। इस तरह से एनर्जी आया है, नॉट द अदर वे राउंड। ऐसा नहीं कि हमको पहले पता चल गया कि कंजर्व होता है, फिर हमने बोला कि ओ लेट्स से देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, नहीं, सेम तरह से, ठीक है। जो हीट एंड वर्क का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, बट इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज। आप कोई भी बेसिक प्रिंसिपल से ये चीज डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, ये लॉ है एकदम, ठीक है। एंड मतलब अभी तो हो सकता है आप लोगों को उतना, क्या बताऊं, उतना दिल पे ना लगे, बट एज यू ग्रो यू रियलाइज इवेंचुअली कि भाई यूनिवर्स में ये सबसे फंडामेंटल, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज है, ठीक है, ओके, एज फंडामेंटल एज एनर्जी कंजर्वेशन। तो यही बात है,
कि हीट रिजेक्ट होगा ही होगा। एंड यहाँ पे रिजेक्ट का मतलब मैं बोल रहा हूँ बार बार, इट इज रेफरिंग टू द एक्सोथर्मिक पोर्शन ऑफ द प्रोसेस। पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस में कुछ ना कुछ पोर्शन एक्सोथर्मिक होगा ही, तो दैट विल रेफर टू हीट रिजेक्टेड। और हीट रिजेक्ट होगा टू अ लो टेम्परेचर रिजर्वर। ठीक है, तो बस ये एंटायर गाथा होगा। ठीक है, तो कोई भी हीट इंजन, एनी इंजन वर्क्स ऑन दिस स्कीमेटिक डायग्राम। अब तुम सोचो हम लोग एफिशिएंसी का ऐसे क्यों डिफाइन किए थे। अब नाउ दिस इज ऑब्वियस, अभी किसी को भी बोलूंगा किसी को लगेगा अरे हाँ हाँ सर इट्स क्लियर कि आप एफिशिएंसी क्यों बोले थे। हीट इंजन क्या ट्राई कर रहा है, हीट इंजन एसेंशियली ट्राइंग टू कन्वर्ट इनपुट हीट इनटू वर्क। कंप्लीट नहीं कर पाएगा लेकिन कर रहा है। तो हम एफिशिएंसी से क्या मेजर करते हैं कि एक इंजन कितना केपेबल है कन्वर्ट करने का। अगर मैं बोलता कोई हीट इंजन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या, वो बहुत बेटर तरह से कन्वर्ट कर पाएगा। मतलब इनपुट हीट में दिया हूं उसका मैक्सिमम पोर्शन वो वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड मोर एफिशिएंट। सो इनपुट हीट इज लाइक इनपुट, ठीक है, एंड आउटपुट में कौन हो रहा है, वर्क, क्योंकि इंसान को तो वर्क ही चाहिए ना आउटपुट में। सो आउटपुट बाई इनपुट, बचपन से आप लोग सुने होंगे एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट बाई इनपुट, तो आउटपुट बाई इनपुट, इट मेक्स सेंस। सो दिस हाउ वी डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ठीक, इट मेक्स सेंस। तो ये चीज होता है। एंड ऑब्वियसली कोई इस स्कीमेटिक डायग्राम को देख के फटाक से एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख सकता है। क्या सर, सर क्यू आई विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट प्लस क्यू रिजेक्टेड। क्यू आर लिखता हूँ, क्यू आर को मैं मॉड में देता हूँ, मतलब मुझे पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली जब हम लोग इक्वेशंस करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। मैं नेट यहाँ पर अगर इनपुट ले रहा है 100 जूल्स ड्यूरिंग दैट एंटायर वन साइकिल, एक बार साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो हो सकता है नेट वर्क क्या होगा 20 जूल्स, 20 जूल्स वर्क किया है, मतलब 100 में से बस 20 जूल्स कन्वर्ट हुए वर्क में। सोचो बाकी 80 रिजेक्ट हो गया टू द एटमॉस्फेयर। बाप रे बाप। ठीक है, एंड दैट पार्ट व्हिच इज रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर दैट इज अ लॉस। उसको आप लॉस बोलो, उसको आप लेके आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ यहाँ पे लोग ये फिर आइडिया देते हैं कि सर इसके बाद और एक हीट इंजन लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। इस रिजेक्टर को फिर और एक हीट इंजन में डाल के तुम सोचोगे सर और एक मशीन लगा सकते हैं, অগিন कर सकते हो। लेकिन तुम सोचोगे कि স্যার এইভাবে করতে 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 আমি সবাইকে হিটে ওয়ার্কে কনवर्ट করলে হবে না, হবে না। एक पॉइंट के बाद ना वो जो वर्क वाला पार्ट तुमको मिल रहा है वो और कम मिलने लगेगा। ठीक है, मतलब डोंट थिंक कि सर यू कैन चेन मेनी सच प्रोसेस बैक टू बैक एंड यू कैन कीप ऑन कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क। ठीक है, एक्चुअली हम लोग तो डिटेल्स में बहुत कुछ नहीं देखे, कार्नोट में हम लोग डिटेल्स में पता चलता है कि सर ये कितना पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो रहा है ना, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो तुम लेट्स से तुम एक हाई टेम्परेचर से स्टार्ट किए और अल्टीमेटली तुम टेम्परेचर कमाते कमाते तुम तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक ही आ सकते हो ना, इसके नीचे तो और जा नहीं सकते, क्योंकि हीट फ्लो विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाई टू लो। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मैंने एटमॉस्फेयर इज लाइक अ यूनिवर्सल रिजर्वोयर, उससे कम टेम्परेचर पे तो जा नहीं सकते। तो लेट्स से बहुत हाई टेम्परेचर से स्टार्ट किए थे, अल्टीमेटली हैव टू कम डाउन टू 20 डिग्री से। और तुम सोचो कि सर बीच में मैं बहुत सारे हीट इंजन लगा दूंगा, हर में थोड़ा थोड़ा करके वर्क मिलेगा हमको, वाह बहुत वर्क मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे वो टेम्परेचर गैप कमने लगता है ना, वो वर्क जो मिल रहा है तुमको इफेक्टिवली वो भी कमने लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा गंदा वैल्यू लिया, मैंने बोला कि 100 जूल्स में बस 20 कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। हीट वर्क में कन्वर्ट तो होता है बट द कन्वर्शन इज अ वेरी बैड रेशियो, वो फ्रैक्शन बहुत गंदा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इफेक्टिव कन्वर्शन होता नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर आप इस तरह से बहुत करने का ट्राई किया तो यूल फाइंड कि हीट का ओनली स्मॉल फ्रैक्शन विल कन्वर्ट इनटू वर्क, मैक्सिमम बार बार रिजेक्ट हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बस तुम्हारे लिए जो मेन है एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, यू कैन राइट योर एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, तो दैट इज इट। रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट इसके साथ ले लेते हैं बिकॉज वो बेसिकली इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फॉलो करना, ये मेरे साथ ही लिखते रहना तुम लोग। ठीक है, अब तुम सबको पता है रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सर खाना ठंडा करता है। तो इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर और एसी, हम लोग का जो रूम में एसी होता है या रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, खाना ठंडा करने के लिए, उन लोग अगर मैं ओवरऑल वर्किंग समझने का ट्राई करूँ थ्रू ऑन द स्कीमेटिक डायग्राम, उसमें भी आइडिया ऐसा ही है। देयर इज अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर और ये सब के लिए क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, थोड़ी डिटेल्स में और बाद में बात करेंगे, अभी मैं मेन चीज एटलीस्ट बात कर लूँ आज को। रेफ्रिजरेटर दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्शन
ऑफ इनपुट वर्क इनटू हीट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों का मेन काम होता है, इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉजिंग फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अगेन ये जो पर्टिकुलर बात है, ये जो पर्टिकुलर चीज है कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, दिस इज अगेन द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकेंड लॉ को आप बहुत तरह से समझा सकते हो। तो सेकेंड लॉ का एक स्टेटमेंट पिछली बार दिया, ये सेकेंड लॉ का और एक स्टेटमेंट है कि अगर आप इनपुट वर्क करते हो, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ इनपुट वर्क इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, ठीक है, फ्लो हीट फ्रॉम लो टू हाई। नेचुरली नेचर में ऑन इट्स ओन हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नॉर्मली हीट ऐसे ही फ्लो करता है, ठीक है। तो किसी ने कोई पूछ सकता तुमको कि सर ऐसा क्यों, नेचर में हीट हमेशा हाई टू लो क्यों फ्लो करता है, खुद ब खुद लो टू हाई क्यों नहीं जाता, खुद ब खुद क्यों नहीं जाता? तो दैट इज एक्सप्लेन थ्रू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो इसका एक माने यूनिवर्स की फंडामेंटल बिहेवियर है। इनफैक्ट इसी के चक्कर में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है, आप लोगों को सुने तो होगे केमिस्ट्री में। तो राइट नाउ मैं उसमें जा नहीं सकता उतना डिटेल्स में यहाँ पे अभी, ठीक है। लेकिन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी के साथ जो बिहेवियर है वो इसी के साथ इंटरलिंक करवाया जा सकता है। मतलब वी डिजाइन बेसिकली अनदर पैरामीटर टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंट्रोपी बोल के और एक पैरामीटर हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं रफली अगर बात करूं तो ये जो चीज है कि खुद ब खुद हीट कभी लो टू हाई नहीं जाएगा। नॉर्मली ऑन इट्स ओन हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। लो टू हाई अगर उसको मूव करवाना ही है, यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट वर्क, ठीक है। ये सेकेंड लॉ का और एक स्टेटमेंट है। तो रेफ्रिजरेटर में ही होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर अगेन कुछ वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। उसमें वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी है वर्किंग सब्सटेंस है कुछ, ठीक है, ओके। लेकिन जो कूलेंट जिसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना कूलेंट, ठीक है, वो वर्किंग सब्सटेंस हुआ। लेकिन वो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट निकालता है। अब आपके रेफ्रिजरेटर के लिए लो टेम्परेचर रिजर्वायर कौन सा है? अंदर का कंपार्टमेंट, अंदर का फ्रीजर, अंदर का खाना। आपने अंदर में जो खाना रखा है वो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, अच्छा, ठीक है। तो जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, लेट्स कॉल इट T2, मेरा जो वर्किंग सब्सटेंस इट इज डिजाइंड एंड द एंटायर मैकेनिकल अरेंजमेंट इज डिजाइंड इन सच अ वे कि वो लो टेम्परेचर से हीट निकालेगा। रेफ्रिजरेटर क्या करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, खाना को और ठंडा करता है, ठीक है, यही करता है ना। तो ठंडा चीज रखोगे तो और ठंडा हो जाएगा। तो मतलब उस ठंडा अंदर का जो अंदर में जो रिजर्वर, अंदर में जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, उससे वो हीट निकालता, अंदर में जो भी तुम रखोगे उससे वो हीट निकालेगा, ठीक है, हीट इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको मैं Q2 लिखता हूँ, ठीक है। एंड उस हीट को वो ट्रांसफर कर देगा टू अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहाँ है, वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहाँ पे है, सराउंडिंग्स। हमारे रेफ्रिजरेटर के पीछे तुम लोग देखे होगा एक फिन होता है, वो मेटेलिक फिन्स होता है ना रेफ्रिजरेटर के पीछे, सबने देखा एक जाली रहता है, ठीक है। वो बेसिकली हीट डिसिपेशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो हीट डिसिपेशन किसको डिसिपेट कर रहा है चाचा, सराउंडिंग्स को। तो सराउंडिंग्स इज अ हाई टेम्परेचर। सराउंडिंग मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, बट दैट इज हाई विद रिस्पेक्ट टू गैस, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल लोकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए दैट इज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो वो हीट को सराउंडिंग्स में हाई टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है, उन्हें एक्सपेल कर रहा है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक हो रहा है इस लो टेम्परेचर के साथ, और एक्सोथर्मिक हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर ट्रांसफर कर दे रहा है T1 पे, T1 इज ग्रेटर देन T2। बट ये क्या खुद ब खुद पॉसिबल है? तुम सोचो, तुम कल को केल्विनेटर का या LG का एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए और घर में तुम रेफ्रिजरेटर को बस ऐसे ही बाहर रख के उसके अंदर खाना तुम रख दिए, वो ठंडा कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगेगा ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिए कि खुद ब खुद ठंडा कर देगा? मैजिक चल रहा है, हैरी पॉटर है, नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि नेचर में ये खुद ब खुद हो ही नहीं सकता। नेचर में यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टू हाई ऑन इट्स ओन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, बट तुमको बाहर से वर्क इनपुट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क इनपुट। हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। अरे पावर 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 कैसे लिखते हो, वर्क डन पे टाइम लिखते हो ना। तो जो हम लोग पैसा किस चीज का देते हैं,
ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल पावर यूज करने का, तो इलेक्ट्रिकल पावर के साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली देयर इज एन इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, वो रेफ्रिजरेटर के लिए एक्सटर्नल है, वो हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल जो वर्क इनपुट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है, वही उसके कारण ये पूरा सिस्टम पॉसिबल है काम करना, ऑन इट्स ओन पॉसिबल नहीं। ठीक है, ओके, तो रेफ्रिजरेटर का काम ये रहता है, ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टू हाई बट यूजिंग सम एक्सटर्नल वर्क इनपुट। ठीक है, ओके, तो यही बोलते हैं कि खुद ब खुद नहीं है ये कर, एक्सटर्नल वर्क इनपुट देना ही पड़ेगा, मतलब दिस विल बी नॉन जीरो, दिस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ओके, ये तो बोल सकते हैं ये स्कीमेटिक डायग्राम हीट इंजन का एकदम उल्टा है। तो बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं सर रेफ्रिजरेटर एक्चुअली हीट इंजन का पूरा ऑपोजिट होता है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट केस है। तो हाँ होता है, रेफ्रिजरेटर इज डिजाइन टू वर्क ऑन, मैंने वर्क ऑन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। अंदर में जो साइक्लिक प्रोसेस चलता है वो क्लॉकवाइज नहीं होता, उस पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए ना, वर्क इनपुट हो रहा है, तो इस पर नेट वर्क इज डब्ल्यू नेट इज नेगेटिव। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के ऊपर काम करता है। ओके, इस बार हम लोग एफिशिएंसी का बात नहीं करते, इस बार रेफ्रिजरेटर के लिए टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हम लोग बोलते हैं कि सर इस रेफ्रिजरेटर का सीओपी निकालो। ठीक है, सीओपी, सीओपी को डिफाइन कैसे करते हैं? अच्छा एक चीज है, भले यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीओपी का जो डेफिनेशन है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एफिशिएंसी की तरह ही है। कैसे बता दो, देखो सुनना अच्छे से। COP is defined as, COP of the refrigerator is defined as, एफिशिएंसी में आउटपुट बाय इनपुट करते हैं ना, यहाँ पे भी आउटपुट बाय इनपुट है, लेकिन लेकिन सुनिएगा अच्छे से, मेरा बात सुनो, एक रेफ्रिजरेटर के लिए आउटपुट क्या है बताओ तो? एक रेफ्रिजरेटर के लिए आउटपुट क्या ये है? नहीं 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 नहीं, मैं आउटपुट मतलब यहाँ पे बोलो ना फिलोसफिकल सेंस में। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर के लिए आउटपुट ये नहीं है, मतलब तुम एज अ कंज्यूमर तुम किसके लिए पैसा देते हो? तुम पैसा देते हो खाना को ठंडा रखने के लिए, मतलब हीट एक्सट्रैक्टेड। ये जो Q2 है, द हीट एक्सट्रैक्टेड इज द लाइक हिज मेन पर्पस। एक रेफ्रिजरेटर का माने मेन एम क्या है? एक्सट्रैक्टिंग द हीट, जितना ज्यादा ठंडा रखेगा मेरे लिए बेटर है। ठीक है, हीट एक्सट्रैक्शन इज इट्स एम, उसका ऑब्जेक्टिव, तो एक्चुअली उसको लोग आउटपुट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए मैं बोला था फिलोसफिकल सेंस में। ठीक है, दिस हीट रिजेक्टेड इज अ फिजिकल आउटपुट, मैं मानता हूँ फिजिकली वही आउटपुट में जा रहा है, मैंने फिजिकली, बट मैंने फिलोसफिकली सोचो। ठीक है, ओके, रेफ्रिजरेटर यूज करने का मेन रीजन है, मतलब हम पैसा क्यों दे रहे हैं कि भाई ये अच्छे से खाना को ठंडा रख पाए, तो मेरे लिए उसका आउटपुट, मतलब मैं किस चीज को बोलूंगा कि भाई ये अपना एम फुलफिल कर पा रहा है, ये अपना आउटपुट दे पा रहा है। ठीक है, मैं कोई रेफ्रिजरेटर को बोलूंगा कि अच्छा आउटपुट देता है, तभी बोलूंगा जब वो खाना को और ज्यादा ठंडा अच्छे से ठंडा रख पाए। ठीक है, तो द हीट एक्सट्रैक्टेड इज बिहेविंग लाइक माई आउटपुट एंड इनपुट। इनपुट मतलब बाहर से मैं क्या किसके लिए, मतलब मेरा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, मेरा कहाँ पे खर्चा हो रहा है। ठीक, आउटपुट में मुझे चाहिए ये कि अच्छे से ठंडा रखे, लेकिन मेरा खर्चा कहाँ पे, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो किसके लिए देते हैं? पावर के लिए, वो वर्क के लिए। तो ये जो वर्क नेट है ना, ये जो नेट वर्क नेगेटिव आ रहा है, वो मेरा एक्चुअली ये क्या बोलते हैं इनपुट है। तो इस पर भी रेशियो जो होता है ना, वो कुछ 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 आउटपुट में इनपुट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सोच के कर लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब बहुत लोग ये याद नहीं रख पाते, इसलिए मैं इस तरह समझाता हूँ। ठीक है, वो लोग रट्टा मार लेते हैं कि सर सीओपी कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन नहीं, सीओपी को भी डिफाइन करने के पीछे रीजन कुछ ना कुछ एफिशिएंसी की तरह ही है। ठीक है, लोग यहाँ पे आउटपुट में इनपुट करना चाहते हैं, लेकिन आउटपुट इन व्हाट सेंस? आउटपुट एज इन द हीट एक्सट्रैक्टेड, रेफ्रिजरेटर कितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि उसका वही तो उसका एम है, इसलिए तो उसको बनाया गया। ठीक है, बाहर जो हीट वो डंप कर रहा है उसको लेके तो हमको रूम को गर्म नहीं करना है ना। ठीक है, वो होता अगर मैं रूम हीटर की बात करता। ठीक है, लेकिन इसका मेन एम है खाना को ठंडा रखना। क्यूटी इज एक्टिंग लाइक माई इनपुट और मैं आउटपुट, और मैं पैसा दे रहा हूँ मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल वर्क के लिए, तो आउटपुट बाय इनपुट, तो सीओपी इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, हाँ, फर्स्ट लॉ के अनुसार Q2 भी नेगेटिव होगा, W भी नेगेटिव होगा, Q1 पॉजिटिव रहेगा, तो मैं दोनों जगह मॉड पुट कर लिया। ठीक है, तो सीओपी को ऐसे डिफाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज इट। ठीक है, डिटेल्स में और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं,
वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, बाद में बात करेंगे, ठीक है। मतलब कार्नोट है, कार्नोट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का मैं हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट्स का बात करूँ तो ये सब कॉन्सेप्ट्स था, ठीक है। तो हमको यही सब लेना था, ले लिया आज को, ठीक है। काइंडली इतना एटलीस्ट देख लेना, इससे एक मेजर पोर्शन कवर हो जा रहा है। हाँ, मेक इट अ पॉइंट जरा जाके घर पे, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट एक बार पढ़ना, ठीक है। तो वही हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर का ये पूरा चीज़ जो बोला हूँ समझा के वही चीज़ है, उसको बोलो बस थोड़ा अच्छे से अंग्रेजी में फ्रेम कर देते हैं।